जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे सल्तनत काल के दूसरे टॉपिक पर, जो कि खिलजी वंश। इससे पहले हमने गुलाम वंश पर बातचीत कर चुके हैं, तो आज आपका खिलजी वंश है। और देखते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, संस्थापक किसे माना जाता है, और जो भी शासक हुए खिलजी वंश के, उन सभी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही गुलाम वंश का अंत हुआ, तो गुलाम वंश के अंत होने के बाद स्टार्ट होता है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश, जिसका जो शासनकाल की समय अवधि है वो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रही। मतलब 30 साल तक खिलजी वंश ने शासन किया। और खिलजी वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, सबसे पहले हम उनके ऊपर बातचीत करते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब शासक बने 1290 में, तो 1290 से लेकर 1296 तक इन्होंने शासन किया। ये बहुत अधिक उम्र के थे। पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक उम्र के शासक जलालुद्दीन खिलजी ही थे। इनका 70 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था। तो इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से लेकर और 1296 तक शासन किया है इन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इनको खिलजी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। संस्थापक कौन है खिलजी वंश के? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही राजा बने खिलजी वंश के, तो खिलजी वंश के राजा बनने के बाद इनका राज्याभिषेक हुआ, जो कि दिल्ली के अंदर किलेसरी के महल में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो किलेसरी के महल में। कहाँ पर? किलेसरी के महल में। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय इनकी जो एज थी वो 70 वर्ष और 63 वर्ष, यानी कि किसी पुस्तकों में 70 वर्ष दिया गया है, और किसी अन्य पुस्तक और भी हैं उनमें 63 वर्ष दिया गया है। यानी कि इनकी जो उम्र है वो फिक्स नहीं है कि किस जो उम्र है कौन सी उसको रखा जाए। तो ध्यान रखें आप, अगर ऑप्शन में 70 आता है तो 70 पर टिक करें, और अगर 63 आता है तो 63 पर टिक करें। अच्छा, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी एक तो बहुत अधिक उम्र का था, और बहुत अधिक उम्र होने के कारण इसका जो स्वभाव था वो बहुत ही सरल था। इसका स्वभाव सीधा होने के कारण इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने इसके सीधे होने का फ़ायदा उठाया। और इसके सीधे होने का फ़ायदा ये उठाया कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी अभियान के लिए भेजा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान को जीतकर और वहाँ से जो लूटपाट की, जो भी उस सभी सामान को इसने पूर्ण रूप से और जलालुद्दीन खिलजी को नहीं दिया। उसमें से कुछ सामान जलालुद्दीन खिलजी को लाके दिया, और आधे से अधिक सामान इसने अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी से छुपा लिया था। तो देखिए इसका स्वभाव कैसा था? सरल स्वभाव का था, और सेना को बेटा मानता था। जलालुद्दीन खिलजी सेना को बेटा मानता था। और 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी अभियान के लिए भेजा, और देवगिरी अभियान में गया, तो वहाँ पर देवगिरी में जो राजा थे उनका नाम है रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव, जो कि यादव वंश के राजा थे। तो इनको यहाँ पर पराजित किया, और इनको पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इनको पराजित करने के बाद यहाँ से जो सामान की लूटपाट की, उस सामान की लूटपाट करने के बाद जो भी सामान मिला वहाँ से, तो इसने जलालुद्दीन खिलजी को नहीं दिया। और उसको न देने के कारण इसने अपने अंडर में जो भी सामान था उसको अपने अंडर में कर लिया।
और जलालुद्दीन खिलजी को लगभग 20% भाग ही इसने जलालुद्दीन खिलजी को दिया। इस चीज़ को लेकर जलालुद्दीन खिलजी बहुत नाराज़ हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जब उसने सामान को अपने कब्जे में कर लिया तो सामान को अपने कब्जे में करने के बाद इसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। तो 1296 में देवगिरी अभियान हुआ, जहाँ का राजा था रामचंद्र देव, जो कि यादव वंश का था। और यहाँ से सामान को लेकर इसने जलालुद्दीन खिलजी को 20% सामान दिया, धन दिया और 80% धन को अपने कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में करने के बाद इसको लगा कि अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इस सभी बातों को लेकर इसने क्या किया कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, इधर तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई और उधर अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ उस समय जलालुद्दीन के खोपड़े से खून बह रहा था, क्योंकि इसने उनका सर फोड़कर और उनको गंगा नदी में डाल दिया था। तो इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा वो आपका रहा 1296 ईस्वी से लेकर 1313 ईस्वी तक। तो इसके बीच, इतने समय के कार्यकाल के बीच, पूरे खिलजी वंश में सबसे अधिक प्रतापी और सबसे अधिक विद्वान राजा भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो नीयत थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो अब हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है अली। बचपन में इसको अली के नाम से जानते थे, लेकिन ये जैसे ही शासक बना तो शासक बनने के बाद इसने सर्वप्रथम कार्य किया गुजरात पर आक्रमण। तो इसने गुजरात विजय हुई, गुजरात विजय जो कि 1296 में ये शासक बना और 1297 में इसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। गुजरात पर आक्रमण करने के बाद वहाँ से एक व्यक्ति था जिसका नाम है मलिक काफूर। कौन? मलिक काफूर। तो देखिए, नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट दिया। गुजरात में जब आक्रमण किया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान को भेजा और नुसरत खान को भेजा तो नुसरत खान ने गुजरात के राजा थे उनको पराजित करने के बाद वहाँ से एक व्यक्ति था जो अति विद्वान था जिसका नाम है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को वहाँ से ही गुजरात विजय करने के पश्चात धन को लूटकर और उसी धन से क्या किया कि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद लिया। क्योंकि मलिक काफूर बहुत ही विद्वान व्यक्ति था तो इसको 1000 दिनार देकर और नुसरत खान ने खरीद लिया और ख़रीद के लाकर दिल्ली आकर और दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी को इसने सौंप दिया। जैसे ही मलिक काफूर को अलाउद्दीन को सौंपा उसके बाद अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत में भेज दिया, क्योंकि उसको जानकारी थी दक्षिण भारत की। तो इसके बारे में हम देखते हैं। गुजरात विजय होने के बाद उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर। कहाँ पर? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ के जो राजा थे राणा रतन सिंह ये चित्तौड़ के राजा थे। तो चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी और राणा के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें क्या हुआ कि धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने और राणा रतन सिंह को मार दिया। राणा रतन सिंह को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी सोच बनाई उसका मुख्य कारण था कि राणा की पत्नी जिसका नाम था पद्मावती को अपने साथ लेकर और दिल्ली जाने का उसका विचार था। तो जो कारण के युद्ध हुआ उसके जो कारण थे उनका भी एक सबसे मजबूत ठोस स्रोत मिलता है हमको, तो जिसमें रानी पद्मावती को प्राप्त करना पहला कारण था इसका कि रानी पद्मावती को प्राप्त करना। और दूसरा कारण ये भी था कि पश्चिम जाने का प्रवेश द्वार, क्योंकि जैसे आप समझिए ये आपका भारत हो गया इस तरीके से। उसके बाद ये रहा चित्तौड़ और दिल्ली पर यहाँ पर शासन कर रहा था कौन?
अलाउद्दीन खिलजी। तो लेकिन उसको अगर इधर मालवा का पठार है, उसको अगर दक्षिण के अंदर आना है तो चित्तौड़ से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो चित्तौड़ को इसीलिए भी चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया कि हमको अगर दक्षिण में जाना है तो सबसे पहले इसको जीतना पड़ेगा। और जिस समय अलाउद्दीन का शासन चल रहा था उस समय पूरे भारत में राजपूत कालों का, जो राजपूत थे उनका बहुत ज़्यादा विशेष कठोरता थी उनमें, और उनका शासन चल रहा था भारत के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि पश्चिम जाने का प्रवेश द्वार भी था। अच्छा, अब देखिए इधर गुजरात विजय के बाद मलिक काफूर को दिया अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर क्या किया कि दक्षिण विजय, उसने इस वाले कब्जे को तो कब्जा लिया कि और चित्तौड़ हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली, अजमेर, इस सारे पंजाब, इस सारे क्षेत्र को तो उसने कब्जा लिया। अब उसको कब्जा करना था कहाँ पर, दक्षिण भारत पर, और दक्षिण भारत में कब्जा करने के लिए उसको चित्तौड़ से होकर ही गुजरना था। तो उसने किसको भेजा, उसने दक्षिण विजय के लिए उसने भेजा किसको, मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर को उसने भेजा दक्षिण में, जिसमें देवगिरी जहाँ के राजा थे रामचंद्र, और हौंसल जहाँ के राजा थे वीर वल्लभ थड़, और उसके बाद बीरंगल जहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। कौन, प्रताप रुद्रदेव। और इसके बाद पांड्य के राजा थे सुंदर पांड्य। इतने सारे क्षेत्र को मलिक काफूर ने अपने कब्जे में कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। देखिए, इसलिए उस समय मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा गया था, और 1000 दिनार के बदले में उसने सारे भारत के निचले भाग को, इस पूरे क्षेत्र को उसने कब्जा करवा दिया। कहाँ पर, देवगिरी पर, हौंसल पर, बीरंगल पर और पांड्य पर। अब देखिए, जो पांड्य था, पांड्य के जो राजा थे उनको इसने नहीं जीता, और उसको नहीं जीतने का एक ही कारण था कि उन्होंने मलिक काफूर की सहायता की थी। किस लिए कि यहाँ पर बीरंगल के जो राजा हैं जिनका नाम है प्रताप रुद्र देव, देखिए पांड्य को नहीं जीता क्योंकि यहाँ से हीरा प्राप्त कर अलाउद्दीन खिलजी को दिया। जो हीरा मिला वो पांड्य से नहीं मिला था, वो बीरंगल से हीरा मिला था। लेकिन पांड्य के जो राजा थे सुंदर पांड्य, उन्होंने सहायता की थी प्रताप रुद्रदेव से हीरा को दिलवाने में। तो प्रताप रुद्रदेव ने हीरा दिया किसको, मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने वो हीरा ले जाकर किसको दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। तो वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को हीरा प्राप्त हुआ और गुजरात विजय से मलिक काफूर प्राप्त हुआ था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि नियम और कानून किसके, अलाउद्दीन खिलजी के नियम और कानून कि उसने क्या किया। जैसे अभी वर्तमान में अगर हम लोग भर्ती होने जाते हैं तो अपना फ़ोटो, जिसमें आपका हुलिया साफ एकदम दिखाई दे, तो एक फ़ोटो लेकर जाते हैं, और वहाँ पर यह भी नोट किया जाता है कि आपकी पूरी बॉडी पर कोई कट या कोई तिल वगैरह तो नहीं है, जिससे कि आपकी पहचान हो सके आप वही हो। अब तो फिंगरप्रिंट भी चल रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट के साथ भी ये भी कार्य था, अभी भी चल रहा है कि आपके शरीर पर कोई कट होना चाहिए। जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो उस समय उस पॉइंट को उसमें फिल किया जाता है। तो उस समय जो नियम और कानून थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सबसे पहले उसने घोड़ों को दागना शुरू कर दिया, जिससे कि उसको पता पड़ सके कि ये घोड़े हमारे हैं, और बिना दगे हुए जो घोड़े थे वो किसी दूसरे शासक के हैं, यानी कि जिसके विरुद्ध में युद्ध होगा उसके हैं। और उसके बाद सैनिकों का, देखिए घोड़ों को दागना, और दूसरा पॉइंट बाजार नियंत्रण प्रणाली। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया। उसका कारण क्या था कि अगर बाजार नियंत्रण प्रणाली को सही तरीके से रखा जाएगा तो हमारे जो सैनिक हैं उनको सही समय पर और सही मूल्य से हर चीज़ प्राप्त होगी, जिससे जो सैनिक थे वो वेतन को बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे, और अगर वेतन को बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे तो कम वेतन में और सुविधाओं के अनुसार हमारा शासन सुदृढ़ तरीके से चल पाएगा। ठीक है। और जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसका जो दरोगा था, जो मुखिया होता था, उसको कहते थे सहनाए मंडी।
लेकिन अगर बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंदर माप तौल के अंदर कोई भी कमी मिली तो उसी समय जितना सामान कम तौला है, जिस व्यक्ति ने, जिस दुकानदार ने जितना सामान कम तौला है, और अगर उस बात का पता पड़ गया कि इस व्यक्ति ने इतना सामान कम तोड़ा है, तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था, उतना ही मांस काट लेते थे। और ये इतना भय फैला दिया उसके अंदर सभी दुकानदार और बाजार प्रणाली में कि कोई भी बेईमानी नहीं करेगा और सही मूल्य में सही वस्तु को उत्पादन कराएगा। अच्छा, तो माप तौल बेईमानी को रोका। देखिए, उसने माप तौल और बेईमानी को भी रोका। उसके बाद क्या है कि स्थायी सेना एवं नकद वेतन। उसने एक स्थायी सेना बनाई, अपनी एक सेना बनाई और उस सेना को नकद वेतन दिया, जिससे वैसे तो पहले अगर देखा जाए तो सेना ने, जैसे कोई व्यक्ति है 1 साल तक इस सेना के अंदर रहा है तो उसको 1 साल बाद और 1 बीघा भूमि या 2 बीघा भूमि दे दी जाती थी, यानी कि भूमि को दे देते थे सेना को। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और इसने क्या किया कि सबसे पहले स्थायी सेना बनाई और नगद राशि को इसने अपने सैनिकों को दिया। सैनिकों को नगद राशि देने से सैनिक बहुत खुश रहते थे और सुदृढ़ तरीके से अपना कार्य करते थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैनिकों का हुलिया लिखना। ये मैंने आपको बता दिया कि सैनिकों का हुलिया लिखना कि किस तरीके का सैनिक है और उसके शरीर पर कोई कट वगैरह तो नहीं है, कि अगर कट वगैरह है तो उसको वो नोट करता था, जिससे उसके सैनिकों की पहचान हो सके। और जैसे ही उसके सैनिकों की पहचान हो सके, इस चीज़ को लेकर क्या हुआ कि उसने उनका सैनिकों का जो हुलिया था वो लिखवा दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए विद्रोह रोकने के 4 प्रयास। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी विद्रोह रोकने के लिए 4 प्रयास किए और उन प्रयासों में क्या किया कि जिस समय अलाउद्दीन शासक बना तो अलाउद्दीन के शासक बनने के बाद इसने अपने चाचा की मृत्यु कर दी थी और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि प्रजा के अंदर भगदड़ मच गई। जब इसने अपने खास चाचा को ही नहीं छोड़ा तो प्रजा की रक्षा क्या करेगा। इस तरह से इसके विरुद्ध में बहुत आवाज़ें उठी। तो देखिए क्या होता है कि विद्रोह रोकने के लिए इसने क्या किया, 4 ऐसे कार्य किए। विद्रोह को रोकने के लिए 4 ऐसे कार्य किए जिससे विद्रोह ना उठ सके और प्रजा शांति रूप से रह सके। जिसमें पहला कार्य था कि दान और उपहार पेंशन में दी गई भूमि को वापस कर लिया। इससे पहले जो राजा थे जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो भी पेंशन के रूप में या दान के रूप में जो भूमि बांट दी थी तो उसको इसने क्या किया कि वापस करवा लिया, जो कि दान उपहार और पेंशन में दी गई भूमि को वापस करवा लिया। अब अगर सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो किस तरीके से विद्रोह करेगा। विद्रोह व्यक्ति जब करता है जब वो सक्षम होता है उसको करने में। जब उससे सारी चीज़ों को वापस ले लिया तो विद्रोह करने में लोग असमर्थ हो गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया मतलब इसका ये है कि जिस समय अभी वर्तमान में अगर भारत में जो गुप्तचर होते हैं तो उनको बाहर भेजा जाता है कि हर तरह की जानकारी दो, उस तरीके से उसने अपने साम्राज्य के अंदर गुप्तचरों का निर्माण किया। गुप्तचर बनाए, अलग विभाग बनाया एक गुप्तचरों का और उनको साम्राज्य में घूमने के लिए बोल दिया। अगर कहीं विद्रोह होता दिखाई देता था तो वो जो गुप्तचर थे वो आकर बताते थे और वहाँ पर जाकर अलाउद्दीन उस विद्रोह को दबा देता था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि शराब, जुआ और भांग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। जो शराब और जुआ थे इन सभी को बंद कर दिया। क्यों कर दिया कि जहाँ जुआ होता है वहाँ 20 से 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे और उनके इकट्ठे होने से सभी लोगों का अगर मंशा बन जाए तो वो वहीं से विद्रोह को स्टार्ट
कर देते थे। तो इसलिए उसने शराब, जुआ और भांग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट है अमीरों की शादी विवाह में दावत पर प्रतिबंध। जो अमीर व्यक्ति होते थे, अब अमीर व्यक्ति अपने लड़का या लड़की की शादी करते थे तो दावत में बहुत से लोगों को बुलाते थे, और बहुत से लोगों को बुलाएंगे तो क्या होगा कि उनको बुलाने के बाद वहाँ सभी लोग, अब शादी ब्याह में आएंगे तो अच्छे ही लोग आएंगे, तो सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ से विद्रोह को स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ से भी दिक्कत होती थी, तो इस पॉइंट को भी उसने बंद कर दिया। तो देखिए, विद्रोह को दबाने के लिए उसने सारे कार्य किए और उसने विद्रोह को वास्तविकता में दबा दिया, और कोई भी विद्रोह नहीं हुआ उस समय उसके शासनकाल में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व कर व्यवस्था। देखिए, राजस्व कर व्यवस्था, अगर किसी भी साम्राज्य के साथ जो राजा है वो अगर कर प्राप्त नहीं करेगा तो वो शासन को नहीं चला सकता अच्छे तरीके से। अगर किसी भी राजा के पास धन अपर्याप्त है तो वो उतने ही अच्छे तरीके से निर्माण कर सकता है अपने शासन का। आप अपने घर की ही स्थिति देख लीजिए, अगर आपके घर में धन है अच्छे तरीके से तो घर एक अच्छे नियम और कानून से चलता है, और अगर नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, राजस्व कर व्यवस्था में उसने क्या किया कि उसने जो कर था, इस पॉइंट को देखें आप, जो कर था 1/3 कर लगता था उस समय, तो उसने इस कर को 1/2 कर दिया। कितना? 1/2 कर दिया, यानी कि जो भी कृषि के अंदर या व्यापार में जो भी पैदा होगा उसका आधा भाग सीधा राजा के पास पहुंचेगा। अच्छा, देखिए, मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए एक तो उसने कर को इसीलिए बढ़ाया कि अगर उसके पास अच्छा धन होगा तो वो अच्छे तरीके से एक सेना बना सकेगा, और सेना बना सकेगा तो जो मंगोल थे मध्य एशिया के निवासी, ये जो भारत पर आक्रमण करते थे तो ये इनको एक अच्छी सेना बनाकर इनका सामना कर चुकेगा। तो इसलिए एक तो मेन कारण ये था कि उसने जो कर की वृद्धि की वो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, और दूसरा अच्छा साम्राज्य बनाने के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे तरीके से अपने घर की स्थिति को या अपने साम्राज्य की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने 2 नए काम किए जिनमें एक था चराई कर। जो भी गाय भैंस चरागाह के अंदर चरने जाती थी उस पर भी इसने टैक्स लगा दिया। इससे पहले चराई कर और मकान कर, इन पर कोई कर नहीं था। जो भी राजा हुए इनसे पहले किसी ने भी कर नहीं लगाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आकर एक तो चराई कर और एक मकान कर, इन दोनों पर भी लगान लगा दिया। अच्छा, तो ये रही इससे सारी खिलजी वंश से बातचीत। कुछ नोट पॉइंट हैं उनको ध्यान रखिएगा कि मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए। मंगोलों ने भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किए, यानी कि 6 बार आक्रमण किए। सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में किए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए, और 6 बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हरा दिया, मंगोलों को हरा दिया। तो मंगोलों ने 6 बार जो आक्रमण किए तो वो 6 बार भी असफल रहे, और अलाउद्दीन खिलजी ने उन सबको हरा दिया। और हरा इसीलिए दिया क्योंकि उसने जो कर था वो अधिक कर दिया, और कर अधिक करने के कारण उसके पास पैसा अधिक हो गया, और पैसा अधिक हो गया इससे उसने एक अच्छी सेना बनाई, एक बड़ी सेना बनाई, और अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से चलाया। अच्छा, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक रहा। ये इतना सुदृढ़ तरीके से राजा नहीं था, इतना योग्य भी नहीं था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान। यहाँ से आप इस एक पॉइंट को लिख सकते हैं कि जो मुबारक शाह है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान कौन था? मुबारक शाह। और अन्यथा ये सभी लोग तो कहाँ के थे? विदेशी थे। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुसलमान मुबारक शाह था। तो दोस्तों, ये रही आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने समझा खिलजी वंश को और अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह के बारे में आज हमने बातचीत की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।
अगर आप जीएस और जीके करंट अफेयर का क्विज लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जीके बाई कुमार गौतम सर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पॉइंट के रूप में नोट्स को लेना चाहते हैं या पर डे के अनुसार करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहते हैं और भी अन्य जो पॉइंट होते हैं महत्वपूर्ण, उसके लिए आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, ये भी आपकी जीके बाई कुमार गौतम के नाम से है। और सभी लोग, जो भी व्यक्ति क्लास को देखते हैं, सभी लोग कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।